जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आर्मी अग्निवीर की जो भी आज की शिफ्ट हुई है और जो भी कल की शिफ्ट हुई थी साथियों, इन सभी शिफ्ट पर आधारित एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर, एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है साथियों 50 प्रश्नों का, जिसमें सबसे पहले आप साइंस देखेंगे, विज्ञान, उसके बाद सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चंस देखेंगे जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है, और मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हूबहू साथियों उसी इन्हीं शिफ्टों पर ये आधारित आपका पेपर बनाया गया है। तो अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है, अभी आपकी शिफ्ट नहीं हुई है और आने वाले समय में है साथियों, तो ये 50 के 50 क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है। तो कितने वॉट के बराबर होता है साथियों? 746 वॉट के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कार और ऊर्जा की इकाई क्या होती है साथियों? तो कार और ऊर्जा की इकाई पूछे तो जूल बताना, ऊर्जा की इकाई पूछे तब भी जूल, और कार की इकाई पूछे साथियों तब भी जूल आपको ही बताना है। उसके बाद देखिए, किस तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है ना, वो साथियों सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो इस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों की जो डायनेमो होती है ना, डायनेमो, ये ऊर्जा परिवर्तित करती है। क्या साथियों आपको बताना है, ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो मैं कहूंगा नहीं। क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि डायनेमो का जो काम होता है, डायनेमो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है। आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और डेली आपके लिए साथियों ऐसा अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग अवश्य बता देंगे। देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एक्सरे का आविष्कार जो किया गया था वो रॉन्टेजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम के रॉन्टेजन के द्वारा किया गया था। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, बताइए। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों? जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब परमाणु बम बनाया जाता है तो उसमें किसकी एक अहम भूमिका होती है? यूरेनियम की एक अहम भूमिका होती है। राइट आंसर यहां पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर बात करते, देखिए ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम रासायनिक नाम है, एक तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए साधारण नमक का क्या रासायनिक नाम है, तो सोडियम क्लोराइड है। और खाने का सोडा, देखिए बेकिंग सोडा कह लो या खाने का सोडा कह लो, एक ही बात है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा जाए तब भी सोडियम कार्बोनेट बताना, या खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा जाए तब भी सोडियम कार्बोनेट बताना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट की जब हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट को ही मृत्तिका का विट्रियल कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है साथियों, बताइए। तो जो पिटवा लोहा होता है ना साथियों, पिटवा लोहा है, ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे होता है? देखिए अलग अलग तरीके से आपसे कुल मिला के पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है, देखिए जब हम बात करते हैं आंट ANT वाला, तो उसका मतलब चींटी होता है। और चींटी क्या है? चींटी एक कीट है। तो पूछा जाए एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका
अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर डेली एक क्लास आपने देख ली और अपनी शिफ्ट तक अपने एग्जाम तक आप इन सभी क्लासेस को देख लेते हो और जो भी मैं साथियों एनालिसिस करवाऊंगा उनको देख लेते हो तो मेरा मानना है साथियों कि आपको कोई एग्जाम में हरा नहीं सकता, आपको एग्जाम में कोई पछाड़ नहीं सकता। तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जैसे ही अगली आर्मी अग्निवीर के लिए कोई वीडियो आए, कोई क्लास आए साथियों, एनालिसिस की हो या मॉडल पेपर पे हो, कुछ भी हो साथियों, क्योंकि ये वो समय है कि अगर आपने इस समय अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका एग्जाम साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बिल्कुल जिद्दोजहद, थोड़ा सा सुकून चैन थोड़ा अभी त्यागिए और एग्जाम नजदीक है तो बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो पेपर आपका पास हो जाएगा। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्रणाली साथियों देख सकता है बताइए, यानी कि एक ऐसा प्राणी जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है तो उसको साथियों गिरगिट कहेंगे। यानी कि गिरगिट एक समय में दोनों तरफ, दाएं तरफ भी देख सकता है और बाएं तरफ भी देख सकता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त का रस का स्राव करता है, ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यकृत की अगर बात करते हैं तो ये अंग पित्त के रस का स्राव करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यानी कि हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, स्टेपीज बताना है। और ये कहां पर होती है, हमारे कान में होती है। स्टेपीज इस हड्डी को कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो वो उसको साथियों फीमर कहा जाता है। और फीमर हड्डी कहां पर होती है, जांग में होती है। तो ये 2 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है साथियों बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए कुछ भी करना पड़े, जितना भी मुझे साथियों एनालिसिस करना पड़े, जितनी भी मेहनत करना पड़े, जितने आपके लिए साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस निकालना पड़े, मैं आपके लिए साथियों निकालूंगा और मैं आपके लिए इतना कर दूंगा कि इस बार आपका आर्मी अग्निवीर में बहुत आराम से साथियों सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। चलिए तो पहला अगर बात करें, देखिए साइंस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब आपके जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। आंसर आपका एक के साथ जाएगा। सावित्री नदी साथियों किस राज्य में है बताइए, तो सावित्री नदी तो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सावित्री नदी महाराष्ट्र में है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी, देखिए अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी आपको बताना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी आपको बताना है। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पाकिस्तान की राजधानी का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है ना। माले किस देश की राजधानी, तो साथियों माले आप लोग ध्यान रखेंगे किस देश की राजधानी है तो मालदीव की राजधानी क्या है साथियों, माले है। और अगर आपसे पूछा जाए मॉरिशस की राजधानी क्या है तो मॉरिशस की राजधानी साथियों पोर्ट लुइस है। उसके अलावा मलेशिया की राजधानी क्या है तो कुआलालंपुर है साथियों, मलेशिया की राजधानी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कब पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो अगर बात करें साथियों 15 अगस्त 1974 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1974 को किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं साथियों तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इनका नाम था साथियों करुणानिधि। और करुणानिधि जी ने ही स्वतंत्रता दिवस पर साथियों एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, तो अगर बात करें जो वित्त मंत्रालय होता है साथियों, वित्त मंत्रालय ही भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय है और आत्मा, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है, ये बात किसने कही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। ये कथन भीमराव अंबेडकर जी का है। उसके बाद देखिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 5 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें देखिए 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक का जो भी पहले हो जाए, यानी कि मान लीजिए साथियों क्या
अगर 6 वर्ष वो पूरा कार्यकाल कर लेते हैं तो 6 वर्ष की आयु में वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए साथियों वो 63 वर्ष की आयु में लगते हैं तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। 63 वर्ष की आयु में लगते हैं तो महज वो 2 वर्ष का ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे और 65 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर 58 वर्ष की आयु में लगते हैं तो वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। तो कुल मिला के आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, वो उस हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस यहां पर लिया गया है जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में साथियों क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं साथियों मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें पूरे नंबर बहुत आराम से लाए जा सकते हैं। तो मैथ के अभी हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के साथियों 5 क्वेश्चंस देखेंगे। कुल मिला के साथियों ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जिन टॉपिक से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सीईसी की जब हम बात करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हमको क्या अधिकार प्राप्त है, हमको राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको बजट कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, बताइए। तो अनुच्छेद 66 की जब हम बात करते हैं ना साथियों, अनुच्छेद 66 तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। और उसके बाद देखिए संविधान में भाईचारे की भावना जो है ना, ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो फ्रांस के संविधान की अगर बात करें साथियों, फ्रांस के संविधान से ही संविधान में, अपने संविधान में, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना ली गई है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ है। यानी कि अनुच्छेद 1 के बारे में साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में आकर लिखा क्या है, तो यह लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया ये क्या है, ये साथियों राज्यों का संघ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे आप क्वेश्चंस देखिए। देखिए यहां पर एक सर्किल है और यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है साथियों 2, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, फिर 16 आ गया है, उसके बाद साथियों 256 आ गया है। तो आपको बताने कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या नंबर आएगा। देखिए जैसे कि अब इसको अच्छा पता सीरीज के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2 है, फिर खाली जगह है, फिर 16 है, फिर साथियों 256 है। तो देखिए जब अगर हम यहाँ पर हिंट एक दी जाती है और हिंट से ही आपको समझना होता है ये 16 से 256 पता कैसे बना है, ये 16 गुना 16 होता है, यानी कि ये 16 का स्क्वायर होता है। तो मैं कह सकता हूं अगर 16 की गुणा 16 में करेंगे तो 256 आएगा। तो अगर बात करें देखिए 2 की गुणा 2 में करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या 4 की गुणा 4 में करें तो ये वाला नंबर मिलेगा, बिल्कुल साथियों ये वाला नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के लॉजिक जो निकल रहा है कि उसी नंबर की गुणा उसी नंबर से करना है तो अगला नंबर आपको मिल रहा है। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, उसकी गुणा उसी नंबर से करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, वही क्रम आगे चलता जाएगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। और 4 नंबर साथियों ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए 49 छात्रों वाली कक्षा में, यानी कि एक कक्षा है उसमें 49 छात्र है, इसमें प्रवेश का जो क्रम है यानी कि एंट्री का जो क्रम है साथियों वो प्रवेश का मतलब यह है कि एक लड़का है, प्रवेश एक यहाँ पर लड़का है, मतलब प्रवेश का जो क्रम है वो 18वां है। आखिर से उसका क्रम क्या है, मान लीजिए साथियों एक ये पंक्ति है, ये इसमें 49 लड़के लोग खड़े हुए हैं। अब मान लेते हैं साथियों कि क्या लड़का जो प्रवेश है ना, इसका क्रम मान लेते हैं साथियों इधर से क्या है 18वां है, ये प्रवेश इसका नाम है, और इधर से इसका क्रम क्या है साथियों 18वां है। तो पूछा यह जा रहा है कि इधर से इसका क्रम क्या होगा। और एक बात और आपको बता दी गई है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 49 बच्चे। देखिए कभी भी आपसे कहा जाए कि टोटल पंक्ति में बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां या कोई भी है, मान लीजिए 49 हैं और एक तरफ से
किसी भी लड़के का क्रम 18वां होता है तो दूसरी तरफ से उसका क्रम क्या होगा? तो पता है इस सवाल को कैसे करोगे? 49 माइनस 18 करोगे और उसमें एक को जोड़ दोगे, हमेशा एक को जोड़ दोगे। तो 49 में से जब साथियों 18 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास 31 बचेगा हमारे पास। उसके बाद एक प्लस कर देंगे साथियों तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी कि जब इधर से प्रवेश का क्रम देखोगे तो साथियों जाकर 32 बैठेगा और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों, उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों का साथियों आपका एग्जाम लगा हुआ है आर्मी अग्निवीर का। चलिए तो अब उसके बाद देखिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखकर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वैसे नॉर्मली तो हम लोग भाई ऐसे ही लिखते हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला को, लेकिन यहां पर पता क्या कहा गया है कि उसको विपरीत क्रम में लिखना है। यानी कि पहले Z लिखना है, फिर Y लिखना है, फिर X लिखना है, फिर W लिखना है। इस प्रकार से लिखकर साथियों आपको A पर जाना है। तो ये बात यहां पर कही गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि लिखकर A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी अगर बात करें इस टाइप का क्वेश्चन आए कि क्या के विपरीत क्रम में लिखो अंग्रेजी वर्णमाला को, तो आप मान लीजिए यहां से शुरू कीजिए साथियों A, ठीक है ना, और B, और उसके बाद साथियों C, D, उसके बाद E और F। ये विपरीत क्रम में ही तो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। E F, उसके बाद साथियों G आ जाएगा, H आ जाएगा, I हो गया, J हो गया और K हो गया, L हो गया, ठीक है ना, M हो गया, ठीक है ना, और N हो गया, O हो गया। उसके अलावा साथियों एक बात करें, P हो गया, यहां से P स्टार्टिंग करते हैं ना, यहां से कर लेते हैं साथियों। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया, Y हो गया और Z हो गया। मान लीजिए हमने यहां से शुरुआत करी है कि पहले ऐसे ऐसे करके लिखा है, फिर ऐसे ऐसे करके लिखा है। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि विपरीत क्रम में A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दीजिए। दूसरे अक्षर को यानी कि पहले इसको मान लीजिए हमने हटाया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको हटाया, फिर इसको छोड़ दी, इसको छोड़ दिया, इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया और फिर इसको हटाया। उसके बाद अगर बात करें फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे और फिर इसको हटाएंगे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य में कौन सा होगा। देखिए जिन 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 पर कट लगाए ना, मान लीजिए वो है ही नहीं। अब देखिए जरा कितने लेटर आपके मौजूद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 लेटर मौजूद हैं। और कहा जा रहा है बीच का लेटर क्या होगा, तो बीच का लेटर साथियों 7वां होगा। तो 7वां लेटर देखिए जरा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7वां लेटर साथियों जो होगा वो N होगा। यानी कि अगर इधर से देखोगे तब भी N बीच में आएगा और इधर से देखोगे तब भी N मध्य में ही आएगा। तो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तो N है साथियों, और N आपका सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों प्यारे से कमेंट के माध्यम से एक बार बताइएगा कि ये पूरा मॉडल पेपर आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद देखिए फादर यानी कि FATHER में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिए एक शब्द आपको दे दिया जाएगा, कोई भी शब्द आपको दिया जा सकता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है कि जो उसी स्थान पर जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो इसको करने का तरीका, एकमात्र तरीका साथियों क्या है, उसको लिख लो। सबसे पहले जो दिया गया है उसको आपने लिख लिया, उसको आपने क्या किया साथियों, उसको आपने यहां पर लिख लिया। अब आप क्या शुरुआत करो, अब आप लिखो ABCDEF, मतलब ये जो दिया गया है वो तो लिखना ही लिखना है, ए से आपको शुरुआत कर देना है। अब आप देखिए कौन सा लेटर के नीचे वही लेटर आया है। यहां पर F आया नहीं, A आया नहीं, T आया है नहीं, H आया नहीं, बिल्कुल यहां पर साथिया आ गया है E। यानी कि कौन सा अक्षर, तो मैं कहूंगा ई अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वे अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे और ई आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को आपको पहचानना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन में क्या आपको क्या दिया जाएगा, इस टाइप से एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा जिसपे कई सारे लेटर होंगे। आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन लेटर्स की मदद से नहीं बन सकता।
ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग साथियों एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए फिक्शन की अगर बात करें TION यहाँ पर लिखा हुआ है और TION यहाँ पर लिखा है, यानी कि इतना तो बन सकता है। देखते हैं FIC यहाँ पर है या नहीं है। बिल्कुल साथियों FIC भी यहाँ पर है, यानी कि ये लेटर तो बन सकता है, तो ये जवाब नहीं होगा। इसको देखिए TION आपको दिख रहा है, ये है। और AC की अगर बात करें तो C भी है और A भी है, यानी कि ये वाला भी बन सकता है। नेशन की अगर बात करें तो TION है, बिल्कुल है साथियों TION। NA यहाँ पर लिखा हुआ A तो है लेकिन N नहीं है। देखिए N एक बार है लेकिन यहाँ पर साथियों 2 बार N आपको दिख रहा होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें ये वाला वर्ड नहीं बन सकता है और नहीं बन सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको देखेंगे तो ये वाला भी बन सकता है। बस फर्क इतना था कि 2 बार यहाँ पर N है, यहाँ पर एक ही बार है, इस वजह से साथियों नहीं बन पाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आपके सामने साथियों कैसे क्वेश्चंस आएंगे अगर बात करें तो मैथ के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको बहुत ध्यान से देखना होगा साथियों क्लास को, क्योंकि मैथ सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से सब्जेक्ट है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। यहाँ पर अगर बात करें एक कमरा है, एक कमरे की लंबाई भी दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है और उसकी ऊंचाई भी दी गई है। क्रमशः का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्रम अगर ये है तो 5 4 3, यानी कि लंबाई 5 होगी, चौड़ाई 4 मीटर होगी और ऊंचाई साथियों 3 मीटर होगी। तो ये कमरे की एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। पूछा जा रहा है कि जो कमरे की चारों दीवारें होंगी ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों। तो अगर जब हम बात करते हैं, एक सूत्र होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2h ब्रैकेट में साथियों L प्लस B हो जाएगा। देखिए H का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, L का मतलब होता है लेंथ यानी कि साथियों लंबाई, लंबाई भी दी गई है, ऊंचाई भी दी गई है, और B का मतलब होता है ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, और चौड़ाई भी दी गई है। तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ नंबर को पुटअप करना होगा। जैसे कि 2 लिखा है ना, तो 2 लिख देना होगा और इनके बीच में गुणा है। H कितनी है साथियों, H यानी कि ऊंचाई 3 मीटर है तो 3 लिख देना होगा। लंबाई कितनी है साथियों, लंबाई 5 मीटर है तो 5 लिख देंगे, और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है तो 4 लिख देंगे। 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, 5 और 4 आपका साथियों 9 हो जाएगा। यानी कि 9 छंग कितने होते हैं साथियों, तो 54 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उस चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 54 वर्ग मीटर निकलेगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि 4 अंकों की छोटी से छोटी मुझे वो संख्या बताइए जो यहां पर ऑप्शन में से है, जिसे अगर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से अगर कट किया जाए, अगर विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचे वो एक ही बचे। तो वो संख्या साथियों आपसे पूछी जा रही है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए साथियों वो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1260 है। तो अगर हम इसमें से, देखिए कहा गया ना कि इसको अगर आप 2 से कट करो तो शेषफल 1 बचना चाहिए, लेकिन इसको जब हम 2 से कट करेंगे ना तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, 2 शेषफल नहीं बचेगा। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए 4 है तो इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर 5 नंबर है, इसको हम 2 से कट कर रहे हैं तो 2 दूना 4 तो हो गया, लेकिन एक यहाँ पर शेषफल बच गया। ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो साथियों 2 से नहीं कट पाएगा। अगर 1261 की जब हम बात करते हैं तो 1261 की अगर बात करें, 1261 को जब हम कट करेंगे ना साथियों, तो एक शेषफल बचेगा। कैसे बचेगा आप देख लीजिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और एक शेषफल बच गया। अगर हम उसी को साथियों 1261 की अगर बात करें 3 से कट करेंगे तो 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, एक फिर से शेषफल बच गया। अगर हम साथियों इसको कुल मिला के 4 से कट करेंगे तब भी एक शेषफल बचेगा, 5 से कट करने पे भी और 7 से कट करने पर भी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के ही साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1261, तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है साथियों कि एक धार्मिक आयोजन है। चलिए, एक धार्मिक आयोजन हो रहा है और इसमें स्त्रियां और पुरुषों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। देखिए अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर स्त्रियां 3 हैं तो पुरुष 2 होंगे, या ये भी कह सकते हैं स्त्रियां 30 हैं तो पुरुष 20 होंगे। ये भी कह सकते हैं स्त्रियां 300 हैं तो पुरुषों की संख्या 200 होगी। चलिए, तो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है।
20 और पुरुष आने से अनुपात उलट जाता है, यानी कि स्त्रियों और पुरुष का अनुपात अभी 3:2 है, उलट जाने का मतलब है 2:3 हो जाएगा। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो दोनों ही चीजें मैं आपको बतला दूंगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? 3x और 2x है। अरे भाई 3:2 को 3x 2x लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 20 और पुरुष आने से, तो भैया ये पुरुषों की संख्या ना, तो 20 और पुरुष इसमें जोड़ देंगे, कह सकते हैं 20 पुरुष और आ गए, तो इनका अनुपात जो होता है वो 3:2 की जगह 2:3 हो जाता है, तो 2:3 हो गया। अब कुछ नहीं करना है। देखिए स्त्रियों की संख्या की अगर बात करें तो 3x है और पुरुषों की संख्या 2x है। तो जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें x का मान पता चल जाएगा, और जब हम x का मान पता चल जाएगा तो हम 3x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि स्त्रियों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और 2x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो जब भी बराबर आपको दिखे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस नंबर की इससे और इस नंबर की इससे। तो जब 3 की नंबर की इससे करोगे यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, 9x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। 2 की 2x से करोगे तो 4x आ जाएगा, और 2 की 20 से करोगे तो साथियों 40 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए, अब बराबर कभी भी लगा हो, कुछ इधर हो कुछ इधर हो, तो जब 9x हमने लिखा और ये बराबर के उधर है ना 4x, ये जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। अभी प्लस का है, प्लस कभी भी दिखता नहीं है, तो प्लस की जगह माइनस का हो गया। बराबर क्या है? बराबर आपका 40 है। तो जब 9x में से 4x घटेगा तो साथियों 5x बचेगा, यानी कि 5x बराबर कितना है साथियों? 40 है। और x बराबर कितना हो जाएगा? 40/5 हो जाएगा, यानी कि इसकी भाग इससे कर देंगे। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। बचेगा क्या साथियों? 8 बचेगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दिया था कि x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x क्या है? ये स्त्रियों की संख्या है। x का मान भी हमें पता है, तो 3x यानी कि 3 गुणा 8 क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा 24, यानी कि 24 आपकी निकलेगी स्त्रियों की संख्या, और स्त्रियों की संख्या आपसे पूछी गई थी। 24 आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछते पुरुषों की संख्या कितनी है, तो x बराबर 8 है, और तो 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 16 पुरुषों की संख्या और 24 स्त्रियों की संख्या है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्याज की कीमत है या गेहूं की कीमत है, किसी भी चीज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी इसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक कर दे ताकि इस मद पर व्यय ना हो। तो देखिए बस दो चीजें आपको देखना है, एक तो ये प्रतिशत, कभी भी ये अगर लैंग्वेज दी गई हो तो ये प्रतिशत आपको देखना है, और यहाँ पर कम लिखा हो सकता है या अधिक लिखा हो सकता है। अगर यहाँ पर कम लिखा होगा तो यहाँ पर अधिक लिखा होगा, अगर यहाँ पर अधिक लिखा होगा तो यहाँ पर कम लिखा होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 10% लिखा है तो 10% लिख लो, उसको हमेशा गुणा 100 से कराना है, और भाग में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। 10% कम अगर लिखा हो तो 100 - 10 कराना, यानी कि 90 आ जाएगा। अगर लिखा हो साथियों क्या, वो भी मैं आपको बतला देता हूं। अगर लिखा हुआ 10% अधिक तो 100 + 10 करा देना, यानी कि 110 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको आपको ध्यान अभी नहीं रखना है, इसको देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 100/9 आ जाएगा। अब इसको इस टाइप से कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए जो नीचे संख्या लिखी होगी ना वो आप नीचे संख्या लिखी रहने देंगे। अब 9 की भाग करेंगे 100 से, तो 9 नीम कितने होते हैं साथियों? 9 नीम आपके कितने हो जाएंगे साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। 9 धाम तो आपके 9 की 11 से कराएं, किससे कराएं साथियों? एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, क्या सही यहां पर राइट आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, या तो टुकड़ों में करा लो, देखिए एक साथ ना कराओ। 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। उसके बाद यहां से एक जाएगा ना तो ये फिर से 10 हो जाएगा, तो फिर से साथियों 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने बच रहे हैं? अरे भाई 99 हुआ ना, तो यहाँ पर तो अब एक बचा है, तो वो एक यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के साथियों ऐसे आप करोगे, तो कुल मिला के अगर बात करें ये 11 सही 1/9 आपका राइट आंसर होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में था। तो यही जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर
का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कहा गया है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हजारों हजार के हिसाब से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो साथियों टारगेट सिलेक्शन के नाम के इस चैनल से, तो आपके लिए कोई कठिन प्रश्न हो ही नहीं सकता। दो संख्याओं के वर्गों, मान लीजिए हमने पहली संख्या ली x और कहा इस संख्या का वर्ग तो x स्क्वायर कहेंगे। दूसरी संख्या मान लीजिए हमने ली y और इसका स्क्वायर कहा तो हम इसको क्या कहेंगे, y कहेंगे। यहां पर अगर बात करें, कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों, दो संख्याओं के वर्ग हमने किया और इसका योग करने के लिए इसको प्लस कर देंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 68 दे रखा है साथियों प्रश्न में, तथा उनके अंतर, अंतर का मतलब पता क्या होता है, माइनस, ठीक है, घटाओ। अच्छा, उनके अंतर तथा उनके अंतर, अंतर का वर्ग कितना है, यानी कि अगर उनके वर्ग करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो वो 36 निकलेगा। ये भी प्रश्न में दिया गया है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि x गुणा y आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या होगा बताइए। देखिए मैं आपको बतला देता हूं, कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हो और एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो एक सूत्र मैं आपको साथियों बतला रहा हूं। वो सूत्र आप लोग अगर ध्यान रखते हैं साथियों तो आपके लिए प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा सूत्र है साथियों, वो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र लिखकर मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और बराबर आ जाएगा यहां पर, एक तरफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक तरफ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक तरफ प्लस में है एक तरफ माइनस में है, और इधर आपको क्या लिख देना है साथियों, माइनस 2xy, माइनस 2xy। अच्छा, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 68 है, तो 68 लिख दोगे डायरेक्ट। 2xy नहीं पता है तो 2xy ऐसे लिख दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू साथियों 36 दी गई है, तो 36 यहां पर लिख लोगे। कोई दिक्कत साथियों मुझे उम्मीद करता हूं अभी तक आपको महसूस नहीं हो रही होगी। देखिए उसके अलावा अगर बात करें, ये 2xy माइनस का है तो माइनस का 2xy हमने लिख लिया, बराबर 36 है तो 36 लिख लिया। अब ये 68 बराबर के उधर जाएगा ना, अभी प्लस का दिखता नहीं है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये साथियों आपका माइनस का हो गया। अब माइनस 2xy बराबर, अब इसको घटाओ जरा, और जो घट के आएगा वो साथियों माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है। तो 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। तो कुल मिला के जब बराबर के इधर भी माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि अब आपके पास बचा है 2x बराबर 32, यानी कि x बराबर आपके पास बचा है 32/2। मैं कहूंगा साथियों 2 से कट करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी साथियों वो कितनी आएगी, वो 16 आपके पास आ जाएगी। सॉरी x नहीं, यहां पर तो मुझे साथियों xy लिखना चाहिए था, क्योंकि xy ही तो चल रहा है ना, xy यहां पर भी आएगा और xy यहां पर भी आएगा, यानी कि x गुणा y की जो वैल्यू आई है 32 आई है, और दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है ये एक तरीके से। पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, तो जिनका आंसर यहां पर कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 41वें नंबर के प्रश्न है आपके सामने कि एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें, ठीक है भैया, 23,445 पुस्तकें एक लाइब्रेरी में। उसके बाद कहा गया है कि गैर कथा साहित्य पुस्तकें और कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2:7 है, यानी कि इस पुस्तकालय में दो तरह की पुस्तकें हैं, एक तो गैर कथा साहित्य पुस्तक है और कथा साहित्य पुस्तक है। कहा जा रहा है कि अगर गैर कथा साहित्य पुस्तक 2 हैं तो कथा साहित्य पुस्तक 7 होंगी, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि गैर कथा साहित्य पुस्तकें अगर 2000 हैं तो कथा साहित्य पुस्तकें 7000 होंगी। कहा जा रहा है कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या आपसे पूछी जा रही। देखिए जो गैर कथा साहित्य पुस्तकें हैं वो अगर 2x हैं तो कथा साहित्य पुस्तकें 7x होंगी, और आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या क्या है। तो आपको ये तो पता है कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या 7x है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना होगा और फिर उसकी गुणा 7 से कर देंगे तो आपको कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। इस प्रश्न को आपको साथियों किस प्रकार से करना है देख लीजिए। टोटल पुस्तकें साथियों कितनी हैं, या इसके अलावा भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी है। देखिए 23,000 क्या साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर एक सेकेंड, 23,445 ये टोटल पुस्तकें हैं।
जो पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा गया ना उसको आपको यहाँ पर लिखना है। कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात आपसे कितना है, तो 7 है, ये पूछा गया ना 7। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, और टोटल इनका जो योग हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, वो नीचे रखोगे। अगर यहाँ पर पूछा जाता गैर कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं साथियों, हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको कट करा लो और जो आएगा वो आपका ये 7x ही होगा एक तरीके से। कुल मिला के 9 से अगर कट करेंगे, 9 दूना 18 आपका हो जाएगा, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 9 छंग आपका 54 होता है। और अब 45 दो संख्याओं को एक साथ कट करेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर 9 पंजे 45 कट करेंगे। अब 2605 की गुणा आपको सिर्फ 7 से कराना है, 2605 की गुणा 7 से साथियों आपको कराना है। तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 छंग आपका साथियों 42 हो जाएगा, और 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, और 4 18 हो जाएगा। यानी कि 18,235 की अगर बात करें तो ये कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या होगी साथियों। अगर आपसे पूछा जाता गैर कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको 2 लिखना था, ये वाला 2, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों इस बात को आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए, 3 संख्याओं में पहली दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। संख्याओं का अगर औसत 88 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि मैं आपको कुल मिला के नहीं बताऊंगा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये आप खुद बताओगे। मैं आपको सबसे पहले तीनों संख्याएं बता दूंगा, और फिर तो एक बच्चा भी पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर मतलब होता है माइनस, कि पहली संख्या में से तीसरी संख्या घटाओ तो क्या बचेगा, ये तो आप बहुत आराम से साथियों निकाल लोगे। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। यहां पर कहा गया है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या है दूसरी से 2 गुनी है, यानी कि ये वाली संख्या जो है इससे 2 गुनी है, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो मान लेते अगर तीसरी संख्या 2 है, तो कहा गया है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो अगर ये 2 है तो इसका 3 गुना 6 हो जाएगी, तो ये तो 6 हो जाएगी। और कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। अरे भाई, तो ये जब 6 है तो यहाँ पर 3 ही तो आएगा, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो यह 3 की 2 गुनी हो गई, और पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी है, तो यह 3 गुनी हो गई इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों संख्याओं का अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। अब इन संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 88 है। देखिए, अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ दें, 6x + 3x + 2x, और टोटल संख्याएं कितनी है, 3 संख्या हैं, इनका औसत हमें मालूम पड़ गया है 88 है, प्रश्न में दे रखा है। अगर हम इनका कुल योग मालूम करना चाहें साथियों, क्या कुल योग अगर हम इनका मालूम करना चाहें तो कितना, यानी कि इन तीनों संख्याओं का कुल योग निकलेगा, तो 88 की गुणा 3 से कर दो, तो 8 3 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हासिल का 2 लग जाएगा, 8 3 आपका 24 और 2 25 26, यानी कि 264 इनका कुल योग हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। अब इन तीनों संख्याओं को जरा जोड़ लो कि 6x + 3x 9x हो जाएगा, 9x आपका 11x हो जाएगा, यानी कि 11x की जो वैल्यू आई है साथियों वो 264 आई है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 264/11 आ जाएगा। 11 दूना होता है 22, 4 जाएगा 44 हो जाएगा, 11 चौक होता है आपका 44, यानी कि x बराबर आपका जो आया है वो साथियों 24 आया है। अब अगर बात करें, अब आपको पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर पता करना था ना, तो अगर जब हम बात करते हैं साथियों, देखिए x बराबर 24 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। x बराबर 24 है तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 24 की गुणा 6 से करा लीजिए, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12, इतना मतलब 144 हो जाएगा। तो कुल मिला के 144 और 48 का आपसे अंतर पूछा गया था, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर आपसे पूछा गया था। इनको घटा दीजिए, तो 4 में से 8 जा नहीं सकता, 14 में से 8 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर अब 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 96 आपका पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर होगा, और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए भाई, यहां पर अगर बात करें 40 लीटर यौगिक में रसायन A की मात्रा 10% है। 40 लीटर का कोई यौगिक है, इसमें रसायन यहां पर A लिखा हुआ है साथियों, रसायन A की मात्रा 10% है, उसमें कितना रसायन A और मिलाया जाए ताकि नए यौगिक में रसायन 420% हो जाए साथियों। ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है। यहां पर जो लिखा है ना साथियों A लिखा है,
मतलब रसायन ए जो है ना वो 20% हो जाए, ये आपसे कुल मिला के कहा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लीजिए ये कोई यौगिक है, ये कोई मिश्रण है, इसमें 40 लीटर कुल मिला के चीजें हैं। अब अगर बात करें दो चीजें इसमें होंगी, एक तो साथियों रसायन ए, ठीक है ना, रसायन ए हम लोग मान सकते हैं, और मान लीजिए ठीक है, और दूसरी चीज इसमें पानी होगी, पानी मान लीजिए। तो अगर बात करें 40 लीटर इसमें है और रसायन ए की मात्रा 10% है, तो भैया 40 का 10% तो 4 होता है, तो 4 अगर रसायन है तो 36 पानी हो जाएगा। ये तो साफ साफ कहा गया है। अब कहा जा रहा है उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए, तो 4 में अगर बात करें साथियों, क्या 4 में और कितना साथियों मिलाया जाए, 4 में हम कहते हैं साथियों x मिलाया जाए और बटे में ये 36 पानी आ जाएगा। तो 4 में साथियों x और अगर मिला दिया जाए तो नए यौगिक में ए जो है ना वो 20% हो जाएगा, यानी कि ए 20% हो जाएगा। तो ये पानी वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इनका योग हमेशा 100% करना होता है। कभी भी अगर दिया जाए ऐसा ऐसा करके ये 20% हो जाएगा तो वो 20 होगा, बाकी नीचे वाला 80 होगा। इसको कट करेंगे 1/4 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 चौक 108 हो जाएगा। अब बराबर लगा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 की 4 से करेंगे तो साथियों 16 आ जाएगा, प्लस आपका 4x यहाँ पर आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 36 के 1 से करेंगे 36 आ जाएगा। अब देखिए 16 में से ये देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 4x बराबर 36 है, और ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 16 हो जाएगा। x बराबर जाएगा साथियों, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा आपका 20, और x बराबर हो जाएगा आपका 20/4, और 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका निकलेगा 5 निकलेगा x बराबर आपका, ठीक है ना। x बराबर कितना निकलेगा साथियों, 5 आपका निकलेगा। तो अगर बात करें तो कुल मिला के आपसे पूछा गया था उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए, तो हमने कहा था रसायन उसमें x और मिला दिया जाए, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वही तो आपका राइट आंसर होगा। x बराबर 5 निकला है, तो 5 लीटर आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर आपके सामने लिखा होता 4, 13, 10, 9, तो आप बता देते कि भैया सबसे छोटी संख्या 4 है, या सबसे बड़ी संख्या लिखा हो तो तब भी आप बता देते 13 सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन अगर बटे में साथियों आ जाए, जैसे 7/13, 11/13, 14/33 या 8/15, ऐसे अगर आपको दे दे तो पूछे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम साथियों ये देख लेते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कि 7/13 सबसे बड़ी छोटी संख्या है या 11/33 सबसे छोटी संख्या है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो एक तरफ हम लिख लेंगे साथियों 7/13 और एक तरफ निकलेंगे 11/13। देखिए जब 13 की गुणा 7 से कराएंगे तो वो नंबर यहां पर आएगा। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, और जब 13 की 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो मैं कहूंगा साथियों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो कुल मिला के 143 आएगा। यानी कि अब मुझे ये बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, 91 है या 143 है, तो मैं कहूंगा 91 है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 7/13 होगी, यानी कि ये छोटी हो जाएगी इससे। तो जब अब देखिए ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ये बड़ी संख्या, हमें सबसे छोटी संख्या देखना थी, तो कुल मिला के साथियों ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि ये सबसे छोटी है या ये सबसे छोटी है, तो 7/13 वही चीज हम फिर से करेंगे, 14/33 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब 33 की गुणा साथियों हम 7 से करें तो 7 आपका 21 हो जाएगा, 7 21 22 और आपका 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो साथियों 231 आ जाएगा। और जब 13 की गुणा 14 से करते हैं, 13 की गुणा 14 से करेंगे तो साथियों 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 और आपका 5 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 13 आ जाएगा, 2, 8 और 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि 231 बड़ा है या साथियों ये बड़ा है, तो कुल मिला के ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन की अगर बात करें ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि अगर साथियों बात करें आपका उत्तर ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, आपका बी भी उत्तर नहीं हो सकता। तो अब हम देखेंगे साथियों, आप ये छोटी निकली है अभी तक, तो अब हम देखेंगे सी वाली संख्या छोटी है या डी वाली संख्या छोटी है। तो देखिए इसको एग्जाम में जब आप करेंगे, तो मैं तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूं, एग्जाम में जब आप करेंगे तो बहुत तेजी के साथ आप लोग करेंगे, ठीक है ना, जिससे समय की आपकी बचत हो जाए।
14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 210 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर तो आपको 210 आ गया। अब 33 की गुणा साथियों 8 से कर लीजिए, 8 3 आपका 24 हो जाएगा, 8 3 24 25 और आपका 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 264 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये संख्या छोटी है या ये संख्या छोटी है, तो मैं कहूँगा ये वाली संख्या छोटी है, यानी कि कुल मिला के साथियों इन तीनों ऑप्शन में से, तीनों विकल्पों में से सबसे छोटी संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर सी वाली है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 128 वर्ग मीटर दिया गया, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है ना वो 128 वर्ग मीटर है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मतलब जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 मीटर ऊंचाई दी गई है। तो कमरे के फर्श का साथियों क्षेत्रफल आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में साथियों एल एच हो जाएगा, और प्लस करके साथियों बी एच हो जाएगा। देखिए, एल क्या होता है, लेंथ यानी कि लंबाई, एच क्या होता है, ऊंचाई, बी क्या होता है, ब्रीथ यानी कि साथियों चौड़ाई, और एच क्या होता है, ऊंचाई। तो ये सारी चीजों की अगर बात करें आपको नॉलेज है। देखिए, कमरे का क्षेत्रफल बराबर इतना है, और कमरे का क्षेत्रफल आपकी अगर बात करें साथियों तो कितना है, अगर बात करें तो 128 है। एक तरीके से ये कमरे का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल है। तो कमरे का क्षेत्रफल 128 बराबर यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए। लेकिन अब हम साथियों क्या वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, तो साथियों 2 एक बार हम लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा साथियों ध्यान देंगे तो आपकी अगर साथियों बात करते ना, देखिए यहाँ पर h और h 2 बार है, तो ऐसा करें ना, h हम कॉमन ले ले साथियों, यानी कि h हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा साथियों, अब अंदर l प्लस b बचा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, h कितना दे रखा है, h 4 मीटर दे रखा है, तो 128 बराबर 4 लिखे ना यहाँ पर, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो साथियों डायरेक्ट हमने 8 लिख लिया। चलिए भाई, डायरेक्ट हमने क्या लिख लिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर एक तरीके से 8 लिख लिया। चलिए, अब अगर बात करें एल और बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो इसको हम या तो 2L लिख लें या तो 2B लिख लें। तो इसको हम 2L यहाँ पर साथियों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, अब 128 ये बराबर में ना, ये इसके भाग में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे करके अब 2L यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद अगर बात करें, इसको कट करें साथियों तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 जाएगा तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि 2L बराबर साथियों कितना आएगा, 16 आएगा 2L बराबर। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि लंबाई जो निकलती है साथियों, लंबाई जो निकलती है साथियों वो कितनी निकलती है, वो 8 निकलती है। ये आपको साथियों मालूम हो चुका होगा। चलिए, अब अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल, गलती से मैंने यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल बोल दिया था। ये फर्श का क्षेत्रफल मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फर्श का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो फर्श तो भैया मान लीजिए फर्श ये होता है, और कोई भी अगर साथियों, और इसका कहा ये भी कहा गया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये तो एक तरीके से वर्ग बन जाएगा। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये बिना पढ़े साथियों बोल दिया, पता नहीं कैसे बोल दिया। तो कुल मिला के लंबाई हमें पता चल गई है कितनी है, 8 है, ये अभी तो निकाली ना। और यहाँ पर क्या गया था कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो जब लंबाई 8 होगी तो चौड़ाई भी 8 होगी। तो इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो साथियों 8 गुणा 8 हो जाएगा, यानी कि 64 जो निकलेगा साथियों वो फर्श का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि 64 वर्ग मीटर। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, 400 का 1/8 200 के 2/5 से कितना अधिक होगा। तो कभी भी साथियों आपको ऐसे का दिख जाए ना, तो उसका मतलब होता है गुणा, यानी कि 400 का 1/8 कहा गया है ना, तो 400 गुणा 1/8 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि 200 का, यानी कि 200 गुणा का 2/5 कितना अधिक है, यानी कि ये इससे कितना अधिक है, ये हम लोग देख ले। देखिए, 8 की अगर बात करें, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 लग जाएगा, 50 एकम 50 हो जाएगा, तो ये तो 50 आ गया। इसको कट करेंगे, 5 चौक आपका 20 आ गया, यानी कि ये आपका 80 हो गया। तो कुल मिला के ये इससे कितना अधिक है, ये कितना अधिक है साथियों, तो मैं कहूँगा 30 अधिक है, और 30 ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। राम और सैम की कुल आयु कितनी है साथियों, राम और सैम की कुल आयु जो है ना, ये सैम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो राम से टॉम कितना छोटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, राम की अगर बात करते हैं साथियों, राम यहाँ पर कहा गया है कि राम और सैम की,
राम और सैम की साथियों जो कुल आयु है ना, जो कुल आयु है साथियों वो सैम और टॉम की साथियों कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो ये हमने 12 वर्ष अधिक कर ली। जो कहा गया था हमने ठीक वही किया है कि राम और सैम की जो आयु है ना वो सैम और टॉम की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो 12 हमने इसमें जोड़ दिया। अब अगर साथियों बात करें, देखिए अब क्या हम लोग यहां पर कह सकते हैं, अगर बात करें साथियों राम सैम है और सैम टॉम है, तो हमने यहां पर लिखा राम प्लस हमने यहां पर साथियों लिखा सैम। अब ये सैम बराबर के उधर है, जब सैम बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, सैम हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस क्या है साथियों, अब अगर बात करें नहीं ये माइनस का आएगा, ये बराबर के उधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा टॉम, बहुत बढ़िया। चलिए और बराबर अगर बात करें साथियों ये क्या हो जाएगा, ये बराबर के उधर ही रहेगा, बराबर के उधर अभी भी है और बराबर के उधर अभी भी है, तो ये प्लस का था ये प्लस का ही रहेगा, ये बराबर है। अब देखिए अगर कोई भी संख्या आपने देखी होगी कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो वो दोनों संख्याएं कट जाती है। तो यहाँ पर एक सैम प्लस का है एक सैम माइनस का है, दोनों कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास साथियों, अब आपके पास बचेगा रैम माइनस आ जाएगा, रैम माइनस टॉम, रैम नहीं बल्कि राम माइनस टॉम, राम माइनस टॉम बराबर कितना आपके पास बचा, 12 आपके पास बचा। अब आपसे देखिए जरा पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि राम से टॉम कितना छोटा है, तो राम से टॉम कितना छोटा है भैया, राम से टॉम 12 वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष ही तो आपको साथियों राइट आंसर होगा, 12 जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 800 का 3/4 900 के 2/10 में से कितना बड़ा होगा। तो देख लीजिए साथियों ये हमने लिखा 800 का 3/4 यानी कि 800 गुणा 3/4, ये 900 के 2/10 में यानी कि 2/10 से कितना अधिक होगा। देखिए इससे अगर कट करें तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 200 ये आ जाएगा, 200 तिया कितने होते हैं साथियों 600 होते हैं। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 0 से 0 कट जाएगा, 90 दुना कितना हो जाएगा साथियों 180 हो जाएगा। तो अब बच्चा भी बता देगा साथियों 600 कितना अधिक है 180 से साथियों, तो कितना अधिक है एक बार देख लीजिए साथियों, 600 में से 180 हम क्या करेंगे घटा देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के 420 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक व्यक्ति बिक्री कर सहित एक मोटरसाइकिल 50,440 रुपए में खरीदता है, यदि बिक्री कर की दर जो होगा ना वो 4% हो तो मोटरसाइकिल की मूल लागत साथियों ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए साथियों यहाँ पर कहा गया है कि जो 50,000 रुपए की 50,440 रुपए की एक मोटरसाइकिल वो खरीदता है, इसमें उसका बिक्री कर भी ऐड है, और बिक्री कर असल में है कितना 4% है। तो मैं कहूंगा साथियों 100, देखिए 100% जो होती है ना वो मोटरसाइकिल की मूल लागत होगी, लेकिन इसमें 4% बिक्री कर भी मौजूद है, तो 104% की वैल्यू दे रखी है 50,440। तो आपको मूल लागत ज्ञात करना है ना, यानी कि 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो 100% की वैल्यू आप साथियों कैसे ज्ञात कर पाएंगे, 50,440 भाग 104 गुणा साथियों 100, ऐसे आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको साथियों एक बार कट कर लीजिए, क्या कट करेंगे कैसे कट करेंगे, देखिए एक बार साथियों 2 से कट करें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 25 आ जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 चक्कू साथियों 52 हो जाएगा, और 13 से कट करें अगर साथियों तो कितना हो, 13 से नहीं कट करेंगे, ऐसा करेंगे इसको भी अभी 2 से ही कट करें छोटा बनाने के लिए, यहाँ पर साथियों 26 हो जाएगा। और इसकी अगर साथियों जब हम बात करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर अब हम इसको 13 से कट करें, अभी भी रहने दो साथियों, यहाँ पर बात करें ये आ गया, और यहाँ पर 6 आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप डायरेक्ट इसको 13 से कट कर सकते हैं, 13 चक्कू साथियों कितना हो जाएगा, एक तरीके से 52 हो जाएगा, वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 13 चक्कू 52 हो जाएगा, तो 13 चौक कितना हो गया 52 हो गया, कितना बचेगा साथियों 11 बचेगा, और 13 पंजे 65 13 छंग 78 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104, तो 104 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 अट्ठे 104 होने के बाद यहाँ पर 6 बचेगा तो ये 65 हो जाएगा, और 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करिए 2 जीरो लगे हैं, ये 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि उसकी जो 100% की वैल्यू होगी वो 48,500 होगी, और 48,500 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों क्लास आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा मॉक टेस्ट आपको बहुत शानदार लगा होगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी सवाल थे। और साथियों चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आर्मी अग्निवीर के लिए जितने भी वीडियोस आपको दी जाए तो तुरंत साथियों देखिएगा,
एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे जैसा निशान है उसको एक बार आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो को हो सके तो अपने चंद मित्रों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।